हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीता डिज़ाइन स्टूडियो ऑटोकैड हिंदी। आज की क्लास में अपनी फ्लोर प्लान की सीरीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने स्पेस प्लानिंग के थ्रू ये डिसाइड किया था कि हमारे रूम्स कहाँ सुटेबल होंगे, हमारे किचन और डाइनिंग के बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए और अवेलेबल स्पेस को हमें किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए। आज हम इसी प्लानिंग को फ्लोर प्लान के थ्रू प्रैक्टिकली डेवलप करके देखेंगे कि हमें किस तरीके से इस फ्लोर प्लान के अंदर फर्नीचर वगैरह को सेट करना है। तो आज मैं आपको सिर्फ डायमेंशंस नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा साइज और प्लेसमेंट रखना होता है। तो चलिए क्लास को बिना किसी देरी के स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे डोर और विंडो प्लेसमेंट, फर्नीचर लेआउट, स्टैंडर्ड फर्नीचर डायमेंशंस और फर्नीचर के अराउंड रिक्वायर्ड क्लियरेंस और सर्कुलेशन। तो आज मैं सिर्फ आपको डायमेंशंस नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा साइज और कौन सा प्लेसमेंट रखना होता है। फर्नीचर प्लान के अंदर होता क्या है, जैसे अगर मैं इस फ्लोर प्लान को कॉपी कर लेता हूँ, एक मैं दूसरी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ इसकी एक, और देखिए अब मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए फर्नीचर प्लान के अंदर होता क्या है। अभी हमने ये मान लीजिए मास्टर बेडरूम यहाँ रखा है या हमने बेडरूम इधर बनाए, तो इससे हो क्या रहा है, हमें एक तो प्राइवेसी मिल जा रही है, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये स्पेस प्लानिंग के थ्रू एक फ्लोर प्लान जनरेट किया था। अभी हमें इसमें फर्नीचर रखना है। अब मान लीजिए ये मास्टर बेडरूम के अंदर हमने यहाँ कहीं अगर वार्डरोब बना दिया, इन चीज़ों को हमें क्या होता है कि हमें ये सारी चीज़ें फर्नीचर प्लेसमेंट रूम को भर देना नहीं होता है, या बहुत ज़्यादा हैवी फर्नीचर और एक्सपेंसिव फर्नीचर लगा देना ही फर्नीचर लेआउट नहीं होता है बेसिकली। होता क्या है, हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा रूम के अंदर मूवमेंट बना रहे, क्लियरेंस बना रहे और रिक्वायर्ड फर्नीचर जो भी है, रिक्वायर्ड स्पेस के अंदर हमें उसे यूटिलाइज़ करना होता है। तो अगर मैं मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ये, कि अगर मैं यहाँ पर वार्डरोब रख देता हूँ, तो यहाँ जो डोर होगा, क्या वो इस तरीके से वो खुल पाएगा? अगर मैं अंदर खोलूँगा, तो भी डोर ओपन नहीं हो पा रहा है, ठीक है? क्योंकि वार्डरोब बीच में आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम डोर को बाहर की तरफ ओपन करते हैं, तो देखिए वो ये जो पैसेज हमने बनाया हुआ था, ये वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से निकलने वाले पर्सन को प्रॉब्लम होगी। और अगर मान लीजिए हम इस वाली डोर पर ये जो विंडो है, सॉरी डोर है, उसे रखते हैं और हमारा डोर जब ओपन होगा तो रूम के अंदर इस तरफ हम अगर रख देते हैं, ठीक है। एक बार इमेजिन करके देखिएगा, सारी चीजें इमेजिनेशन पर डिपेंड करती हैं। इमेजिनेशन से आपका जो क्या बोलते हैं, एक जो क्रिएटिविटी होती है बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लग जाती है। अभी अगर इमेजिन करिए कि हम यहाँ पर डोर बना दें और डोर हमारा इस तरफ ओपन हो, तो क्या ये एक क्या बोलते हैं, अच्छा फर्नीचर प्लान होगा? या मान लीजिए प्रैक्टिकली आप इसे यूज़ करिए, तो क्या ये एक क्लियरेंस हो पा रहा है, या तो क्या ये एक क्या बोलते हैं, अच्छा फर्नीचर प्लान होगा? या मान लीजिए प्रैक्टिकली आप इसे यूज़ करिए, तो क्या ये एक क्लियरेंस हो पा रहा है या मूवमेंट हो पा रहा है हमारा रूम के अंदर? तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम करने के लिए फर्नीचर लेआउट बनाते हैं। अब हमारे पास देखिए हमारे रूम का एरिया है, कितना बड़ा हमारा रूम है, तो अब हम चीज़ों को बना करके देखेंगे कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ रखना है, ताकि हमारा क्लियरेंस बना रहे, मूवमेंट बना रहे, हम आराम से चीज़ों को फंक्शनली लगे हमारी चीज़ें, तो हम अपनी चीज़ों को आराम से यूज़ कर पाएँ, यूज़ेबल हो। तो ठीक है, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर अगर डोर देने वाला हूँ, तो अभी हम ऐसा सोच रहे हैं। अब हम इसे ऐसा करके देखेंगे कि क्या अगर हम यहाँ डोर दे देते हैं, तो हमारे पास जो बाकी एक्स्ट्रा अवेलेबल स्पेस होगा, उसके अंदर कोई चीज़ आ पाएगा? तो चलिए सबसे पहले हम डोर बना लेते हैं।
अभी डोर बनाने के लिए आपको आपने अगर ऑटोकैड में देखा हो, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ फर्नीचर्स के आइकन दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हमें ऑटोकैड के अंदर कौन-सा जो है फर्नीचर या डोर या विंडो हमें किस तरीके से दिखाई देता है। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कुछ डोर ले आया हूँ। ये बेसिकली मैंने दूसरी ड्राइंग्स में से अभी कॉपी पेस्ट कर लिया हुआ है। तो डोर हमारे ऑटोकैड के अंदर डोर का जो आइकन होता है, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। अभी हम बस केवल उठा ले आए हैं, लेकिन अभी हम इनको अपने आप से ड्राइंग में बना कर देखेंगे। सबसे पहले हम चीज़ों को खुद से बना कर देखेंगे, थोड़ी-सी अ, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं भी लगेंगी तो भी ठीक है। अभी हम सबसे पहले खुद से चीज़ों को ड्रॉ करना भी सीखेंगे इस ड्राइंग के अंदर कि हाँ, जो हमने इतने टाइम में टूल सीखा, उन्हें हम प्रैक्टिकली यूज़ करने की जब बारी आए, तो हम उन्हें यूज़ कर भी पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमें एक यहाँ पर लाइन टाइप का दिखाई दे रहा है, तो हम लाइन बना लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर छोटा-सा रेक्टेंगल बना लेंगे। तो अगर हमें इस वॉल पर डोर प्लेस करना है, अभी इसी वॉल पर क्यों प्लेस करना है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है, जब डोर ओपन होगा, तो अगर इस वाली वॉल पर बना देंगे, तो ये रूम के अंदर खुलेगा और एक जो क्लियर मूवमेंट हो रहा होगा, उसमें थोड़ा-सा बैरिकेडिंग का काम करने लगेगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ये भी देखना है कि चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो अब हम डोर को इस वॉल पर क्रिएट करेंगे, तो डोर हमारा इस वॉल पर यहीं पर ओपन हो जाएगा। वॉल पर आके पेस्ट हो जाए चिपक जाएगा। तो जो क्लीयरेंस है, वो बिगड़ेगा नहीं। तो हम डोर को सबसे पहले यहीं पर प्लेस करके देखते हैं। अभी एक जो छोटा-सा रेक्टेंगल दिख रहा था, पहले उसे बना लेते हैं। तो ये मैंने रेक्टेंगल छोटा-सा ही बना लिया। अब देखिए ये अगेन वॉल लेयर पर बन रहा है। तो हमें अभी इसे क्या करना है कि एक नई लेयर बना लेनी है, जिसे हम नाम दे देंगे फर्नीचर लेआउट सॉरी फर्नीचर। तो अगेन लेयर प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके हम अल्ट और एन की को प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर एक लेयर क्रिएट हो जाएगी। अब हम इसे फर्नीचर का नाम दे देते हैं। इस लेयर को हम फर्नीचर का नाम दे देंगे और इसका कलर हम किस कलर से रख देंगे, सॉरी फर्नीचर की लेयर मैंने पहले भी बनाई हुई है। तो फर्नीचर है हमारे पास। अभी हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं, क्लोज कर देंगे। अब देखिए ये जो हमारा रेक्टेंगल है, वो वॉल लेयर पर बन रहा है। तो हमें करना क्या होगा, सिंपली यहाँ से हम लेयर जाकर चेंज कर लेंगे। पिछली क्लास में ही हमने फर्नीचर लेयर भी क्रिएट की हुई थी। हम यहाँ पर फर्नीचर लेयर को करंट लेयर पर सेट कर लेंगे। अब मैं ये रेक्टेंगल डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर सकता हूँ, या फिर अभी के लिए हम इस रेक्टेंगल को, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है हमने, उसे फर्नीचर लेआउट में ड्रॉप कर देंगे। तो अब हमारी फर्नीचर लेयर लगी हुई है और अब हम जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, वो इसी लेयर के अंदर बनने वाले हैं। तो ये रेक्टेंगल बनाना था सबसे पहले, छोटा सा वो बना लिया। अब देखिए एक लाइन इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, एक एक क्या दो लाइनें ऊपर से जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। अगर हम चाहें तो इसे रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, या फिर हम इसे 2 बार लाइन क्रिएट करके या ऑफसेट लेकर भी बना सकते हैं। लेकिन हम रेक्टेंगल से बनाएँगे तो काम ईज़ी होगा और जल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए अगेन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और थोड़ा-सा हम रेक्टेंगल इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। ठीक, अब हमारा एक यहाँ पर देखिए हमें ये एक आर्च दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब एक आर्च क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। उससे पहले हमने ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ था, हम इसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे पहले। अब हम आर्च क्रिएट करेंगे।
ये हमारा जो है आर्च क्रिएट हो चुका है। अब ये हमारा डोर बन के तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, फिर भी काफ़ी हद तक ठीक बन गया हुआ है। ठीक है, अभी हम बार-बार डोर ही नहीं बनाते रहेंगे। एक डोर हमने क्रिएट करके देख लिया, अब हम इसे ही कॉपी करके या ये वाला डोर हम कॉपी करके जहाँ-जहाँ पर भी हमें रिक्वायरमेंट है, वहाँ हम पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो थोड़ा-सा काम है वो फ़ास्ट होगा और हमारा टाइम भी बचेगा। अब ये डोर हमें हर जगह कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा मेन एंट्रेंस है, पोर्च एरिया, यहीं से ही हम डोर को प्लेस करना शुरू करते हैं। अभी क्या होगा कि अगर इस डोर को, ये जो मैंने डोर क्रिएट किया था, ये अलग-अलग पार्ट में डिवाइडेड है। यहीं पर हमें काम आता है ब्लॉक, जो कि मैंने आपको जब हम क्लास पढ़ रहे थे, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को जब हम पढ़ रहे थे, तो एक क्लास में हमने आपको ब्लॉक के बारे में पढ़ाया हुआ था। ब्लॉक की प्रॉपरली एक क्लास हुई थी। तो आज हम उस वाले क्लास को रिवाइज़ करते हैं इस अपने प्लान के अंदर। तो अगर मुझे इसे रीयूज़ करना है, अगेन बार-बार यूज़ करना है, तो अभी हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे ब्लॉक बना लेंगे और हम इसे बार-बार अपनी ड्राइंग के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं या रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, बी एंटर करना है। देखिए यहाँ पर आपको ब्लॉक डेफिनिशन की विंडो ओपन होकर मिल जाती है। अभी क्या है, हम इसे अगर राइट ब्लॉक बना लेते हैं, ये हमारा सिंपल ब्लॉक बन रहा है। हम केवल इसी ड्राइंग में काम कर रहे हैं, तो अभी हम इसी ड्राइंग में ही इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरा हमारा राइट ब्लॉक आता है, जिससे जिससे क्या होता है कि अगर हम राइट ब्लॉक बना लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो हमारे पास एक स्पेसिफिक लोकेशन पर भी सेव हो जाता है। उसे हम किसी दूसरी ड्राइंग में किसी दूसरे टाइम पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास एक फ़ोल्डर के अंदर हमने सेव करके रख लिया होता है। अभी चलिए, मैं ब्लॉक डेफिनिशन, ये जो ब्लॉक बना रहा हूँ उसके अंदर हमें नेम का ऑप्शन मिल गया। हम नेम के अंदर इसे डोर 1 नाम दे देते हैं और यहाँ पर हमें पिक पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से पिक पॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी, ये मुझसे थोड़ा-सा गलती हो गई। सब सबसे पहले हमने अपना पूरा ऑब्जेक्ट अगेन सेलेक्ट कर लेना है और अब बी एंटर करके हमें यहाँ पर ब्लॉक का नाम दे देना है। तो हमने इसे डोर 1 करके नाम दे दिया। अभी पिक पॉइंट का मतलब ये होता है, जहाँ से भी हमें इस डोर को अपने ड्राइंग के अंदर इंसर्ट करना होगा। तो मान लीजिए हमने इसे ये वाले पॉइंट पर पिक कर लिया। अब आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए कन्वर्ट टू ब्लॉक में पहले से ही सेलेक्टेड है। अभी सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे करके हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हमें जो-जो भी ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बनाना है, उतना ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, अगेन ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर स्केल यूनिफॉर्मली और अलाउ एक्सप्लोडिंग 2 ऑप्शन दे रहा है। मतलब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को स्केल करना चाहें या एक्सप्लोड करना चाहें, तो हम वो भी ईज़िली कर पाएँगे अपनी ड्राइंग के अंदर फ्यूचर में। तो हम इसे ओके कर देते हैं। और ये अब हमारा ब्लॉक बन चुका है। अब हम इसे इस ड्राइंग के अंदर भी अगेन यूज़ कर सकते हैं या हम इसे बार-बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर डोर क्रिएट करते हैं। अभी हमारा ब्लॉक बन गया है। अब हम इसे कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं और अगेन एंड अगेन भी हम इसे पेस्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ से हम इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ले आकर हम कंट्रोल वी कर देंगे। लेकिन अभी देखिए इसका डायरेक्शन जो है वो अभी वो अभी कुछ ठीक नहीं है। तो इसे हम रोटेट कर लेते हैं सबसे पहले। इस तरीके से हम डोर को रोटेट कर लेंगे और देखिए अब हमें अगर अपना काम थोड़ा-सा स्पीडली करना है, तो हम इसे यहाँ पर मिरर कर सकते हैं। ये मैंने इसे मिरर कर लिया। तो देखिए अब ये हमसे पूछ रहा है कि सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज़ करना है या नहीं, तो हम इसे येस कर देंगे क्योंकि हमें सोर्स ऑब्जेक्ट अभी नहीं चाहिए। तो अब देखिए ये हमारा डोर जो है ये यहाँ आ गया।
अब हम इसे यहाँ से ले जाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक और डोर इसको मिरर कर लेंगे, तो एक और डोर क्रिएट कर लेंगे और यहाँ हमारा एक डबल डोर टाइप का बन जाएगा, जिससे कि ये लगेगा कि हाँ, ये एक बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है। तो चलिए इसे मिरर करके देख लेते हैं। ये हालांकि मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो अभी मैं इस डोर को डिलीट कर देता हूँ और पहले हम इस वाले डोर को स्केल कर लेंगे थोड़ा सा। सिंपली SC टाइप करके आप इसे स्केल करते हैं तो ये थोड़ा सा कुछ आई थिंक इतना बड़ा रहेगा। तो आई थिंक ये परफेक्टली इधर मिरर करने पर डबल डोर टाइप का क्रिएट हो जाएगा। चलिए मिरर कर लेते हैं अगेन। यहीं से इसे मिरर कर लेंगे और ये भी थोड़ा सा छोटा रह गया है। चलिए कोई बात नहीं है, हम इसे पहले नो कर लेते हैं। ये हमारा जो डोर है वो इस तरीके से क्रिएट होने वाला है। अगर थोड़ा-सा मैं इस डोर को और स्केल कर लूँ और तब मैं इसे मिरर करूँ तो ये परफेक्टली मैच हो जाएगा। चलिए इसे अगेन डिलीट कर लेते हैं और फिर से इसे स्केल करते हैं। अभी हम ये देखिए, अभी हम इस तरीके से स्केल इसलिए कर रहे हैं, देखिए अभी हम स्केल इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें चीज़ें समझनी है। ठीक है, अब हम इसे फिर से मिरर कर लेते हैं। अब ये थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को एक साथ स्केल कर लेते हैं। पहले हम इसे क्या करेंगे, पहले हम ब्लॉक बना लेंगे। अब हमने इसे ब्लॉक बना लेना है, सॉरी, बी एंटर करके आप इसे यहाँ पर डोर नाम दे दीजिए। डोर, या आपने डोर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को दे दिया हुआ है डोर 1, तो आप इसे डोर 2 या एंट्रेंस डोर आप इसको नाम दे सकते हैं, एंट्री डोर। ये हमने एंट्री डोर करके इसे नाम दे दिया और यहाँ पर हम इसे पिक पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमें यहाँ से पिक करना है डोर को अपने। अगेन हमें ये अपना सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और फिर एंटर करके यहाँ से हमें फिर से ओके कर देना है। अब हम जैसे ही ओके कर देंगे ये हमारा ब्लॉक में क्रिएट हो चुका है। अब हम इसे स्केल करते हैं, ठीक है? ये वाले पॉइंट से हम इसे वापस से स्केल करेंगे। तो ये देखिए, अब ये परफेक्टली मैच हो चुका है और ये देखिए हमारा डोर यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब ये वाला जो डोर है इसे अगेन कॉपी कर लेंगे या अभी भी हम इसे कंट्रोल वी करेंगे तो हमारा वही डोर यहाँ पर बन जाएगा क्योंकि हम एक बार इसे कॉपी कर चुके हैं। चलिए इसे भी रोटेट कर लेते हैं। और ये देखिए ये भी डोर हमारा छोटा हो गया क्योंकि ये डोर हमारा 4 फीट का है और ये डोर हमने 3.5 फीट का यानी 3 फीट 6 इंच का क्रिएट किया हुआ है। चलिए इसे भी स्केल कर लेते हैं। सिंपली SC एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे और अब ये फिर से हमने इसे इस तरह से स्केल कर दिया। अब क्या कोई ये बता पाएगा कि ये वाला डोर मैंने इस वाली वॉल पर क्रिएट किया, जबकि ये वाला डोर मैंने इस वाली वॉल पर क्रिएट किया था? कोई अगर किसी के पास इसका आंसर हो, तो वो सिंपली कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकता है कि क्या रीज़न है कि इस वाले डोर को मैंने इसी वॉल से प्लेस किया। जबकि जबकि मैंने ये वाला डोर स्टार्ट किया था जब, तो मैंने इस वाली वॉल से पेस्ट करना शुरू किया था। चलिए अगर आपके पास इसका आंसर है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे एंड में बताऊँगा और अब हम चलते हैं सबसे पहले ये पोर्च एरिया में गाड़ी हमारी खड़ी होनी। पोर्च एरिया को हम बाद में देखेंगे, पहले हम चलते हैं अब लिविंग रूम में। अब लिविंग रूम जो है हमारा अप्रॉक्सिमेटली
12 बाई 12 का हमारा लिविंग रूम है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम इसमें सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि क्या है कि एक सोफ़ा रखेंगे, तो हमारा एक जो बड़ी जगह है, वो कवर हो जाने वाली है, ठीक है? टीवी यूनिट हमने इस वॉल पर अगर क्रिएट कर दी, तो देखिए क्या होगा कि अगर यहाँ हम सोफ़ा रखते हैं, तो टीवी यूनिट जो है या टीवी जो है वो आराम से हमें दिखाई देने वाली है। और अगर हम टीवी यूनिट यहाँ कहीं रख देंगे और सोफ़ा हम यहाँ कहीं रखेंगे, तो देखिए क्या होगा कि जो भी व्यक्ति एंटर करेगा रूम के अंदर, वो ऐसे आएगा और फिर इस तरीके से यहाँ कहीं पर भी आएगा जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हम सीटिंग अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं। अब फर्नीचर प्लान है हमारा, तो ये जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम अभी फ़िलहाल के लिए हटा देते हैं। मैंने ये टेक्स्ट लिविंग रूम नाम का जो टेक्स्ट लिखा हुआ था, उसे अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दिया। अब हम यहाँ पर 6 फीट आई थिंक सोफ़ा कंसीडर करके चल सकते हैं। तो हम एक बार 6 फीट का सोफ़ा यहाँ पर क्रिएट करके देख लेते हैं। अब सोफ़ा बनेगा किस तरीके से, पहले ये देखेंगे। हम अपना पहले जो है मॉडल क्रिएट करेंगे, यहाँ पर 2D ड्राफ्टिंग करेंगे हम पहले सोफ़े की, ताकि हमें ऑब्जेक्ट्स भी ड्रॉ करने में आसानी रहे आगे चलकर। जब हम इस तरीके की ड्राइंग क्रिएट करें, तो हम ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसी ड्राइंग में या फिर मैं इसके लिए एक स्पेशली क्लास प्रोवाइड करा दूँगा कि किस तरीके से हम अपने 2D मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें अपना काम और ज़्यादा फ़ास्ट करना है, तो हम बने बनाए हुए भी मॉडल्स के ब्लॉक्स या ऑटोकैड ब्लॉक्स हम किस तरीके से कहीं से कॉपी करके अपनी ड्राइंग के अंदर पेस्ट करके अपने काम को ईज़ी कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर सोफ़े को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। मैंने REC टाइप करके पर 2 बाई 2 का एक शीट बना लेना है। ये हमारा एक शीट बन चुका है सोफ़े का, ठीक है? अभी हमें केवल टॉप व्यू दिखाई दे रहा है, तो हमें चीज़ें सिर्फ़ टॉप व्यू से ही दिखाई देने वाली हैं। अब चूँकि हमारा सोफ़ा इतना ज़्यादा ये जो एजेस हमारे सोफ़े के हैं, वो इतने ज़्यादा शार्प नहीं होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से राउंडेड होते हैं, तो अब हम इसे फिलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करना है और सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है, लेकिन उससे पहले आपको रेडियस डिफाइन करनी होगी। देखिए यहाँ पर मैंने आपको फिलेट वाली क्लास में बताया था कि हमें सबसे पहले दूसरा पॉइंट देने से पहले हमें फिलेट देनी होती है, और अगर हमें अपनी कमांड को बार-बार रिपीट करना है, तो या तो हम स्पेस बार दबा लें। देखिए ये हो गया। या फिर अगर आपको फिलेट को बार-बार स्पेस बार नहीं दबाना है, तो आप क्या करिए, सिंपली F एंटर करिए, R एंटर करिए, जो भी आपको रेडियस देनी है वो वैल्यू डिफाइन करिए, एंटर करिए और M एंटर कर दीजिए। अब आप कितनी भी बार बिना स्पेस बार क्लिक किए अपने कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए एक हमारी शीट बन गई, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसे अभी हम बस केवल ऐसे ही यहाँ पर रख लेते हैं। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 सीटर 6 फीट का सोफ़ा रख सकता हूँ, तो अब हम इसे कॉपी कर लेंगे। इस वाले ऑब्जेक्ट को अब हम कॉपी कर लेंगे। इसके मिड पॉइंट से इसे लेकर हम इस तरीके से इसे कॉपी कर लेंगे। अब ये हमारा 3 सीटर सोफ़ा बन के तैयार हो चुका है। जहाँ कहीं पर भी हमें ड्राइंग थोड़ी-सी अ, मिस्टेक दिखाई देगी हमें ड्राइंग के अंदर, वहाँ हम उसे कवर कर लेंगे अपने। अभी हमने 3 सीटर सोफ़ा जिसमें अभी हमने केवल सीट तैयार किया है। अब हम इसमें जो ये हैंड रेस्ट होगा और ये जो बैक रेस्ट होगा वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो वो मैं वापस से रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ एक,
और एक इस तरीके से मैंने ये एक इस तरीके से हमने ये रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। अब हम इसे भी थोड़ा सा मूव करके बाहर से इसे अटैच करा देते हैं, ये हो गया। और अब हम वापस से एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारा बैक रेस्ट हो जाएगा। ये इस तरीके से हम ये एक बैक रेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हम अगेन एक रेक्टेंगल क्रिएट करके बैक रेस्ट तैयार कर लेंगे। ये मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया और अब हम यहाँ से रेक्टेंगल बना लेंगे और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये हमारा बैकरेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इस वाले ऑब्जेक्ट को वापस से मिरर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसे मिरर करेंगे तो वो कुछ इतनी दूर पर आ जाएगा। तो अब हम इसे मैन्युअली थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। हमारा सोफा बन करके तैयार हो चुका है। 3 सीटर 6 फीट सोफा हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसे या तो ग्रुप में क्रिएट कर लेते हैं या फिर हमें इसे ब्लॉक बना लेना है। अगेन एक और ब्लॉक बना लेते हैं, भी एंटर कर देंगे और यहाँ पर हम इसे नाम दे देंगे सोफा। और पिक पॉइंट पर हम इसे यहाँ कहीं पर भी सेंटर पॉइंट डिसाइड करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे और ये हम अपना इस तरीके से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। ये हमारा ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे कहीं पर भी फिर से यूज कर सकेंगे अपनी ड्राइंग के अंदर। अब ये हमारा एक लार्ज सीटिंग तो कंप्लीट हो चुका है। देखिए मैंने इस वॉल पर ही क्यों ये सोफा क्रिएट किया, क्योंकि जैसे ही यहाँ से कोई एंटर करता है तो हमें सबसे पहले जो कि हमारा मूवमेंट होने वाला है उसका ख्याल रखना होता है। साथ ही साथ सर्कुलेशन मेंटेन करते हुए हमें फर्नीचर सेट करना होता है। अभी अगर मैं ये सोफा इस वॉल पर ये वाली वॉल पर क्रिएट करता तो होता क्या, सबसे पहले प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे अगर मैं ये सोफा इस वॉल पर क्रिएट करता तो जैसे ही यहाँ से कोई एंटर करता रूम के अंदर, उसे अगर इस स्पेस में आने की ज़रूरत होती तो उसका हमें ख्याल रखना होता। और दूसरी बात, ये एक छोटी वॉल है जिस पर हम यहाँ पर टीवी यूनिट बनाने वाले हैं। अब अगर ये सोफ़ा इस वॉल पर होता और हम इसके साइड में अगर चेयर रखते तो पहली चेयर नहीं आ पाती, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डोर ओपन होने में प्रॉब्लम होती। दूसरा, अगर यहाँ पर भी चेयर रखना चाहते हैं तो भी वो नहीं रख पाते। तीसरा, अब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सोफ़ा के सामने हमने सेंटर टेबल रख लिया और उसके सामने हम चेयर रख लेंगे, तो वो कोई भी एक अच्छा प्लानिंग नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ जो चेयर पर बैठता व्यक्ति, उसे तो टीवी देखने में प्रॉब्लम होती ही, साथ में जो इस सोफ़ा पर बैठता आदमी, उसे भी टीवी देखने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम सोफ़ा यहाँ रखते तो हमें टीवी यूनिट इस वॉल पर क्रिएट करनी पड़ती। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमारी ड्राइंग को हमें अब हम बिगिनर हैं तो हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये सोफ़ा अगर हम इस वॉल पर क्रिएट करते और हम टीवी यूनिट इधर पर बना लेते तो क्या होता? फिर सेम प्रॉब्लम कि
अगर हम सामने चेयर्स रखते हैं तो अगेन टीवी यूनिट या टीवी देखने में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती। हमें एक रूम में फर्नीचर प्लान करने में क्या-क्या देखना होता है कि हमारा मूवमेंट भी प्रैक्टिकल लगे, हमें फंक्शनैलिटी समझ में आए अपने रूम के अंदर कि अगर हमें सोफ़ा यूज़ करना है, तो हमें जो सेंटर टेबल और सोफ़ा के बीच में जिसमें हम पैर ऐसे अपने मोड़ कर रखते हैं, वो वाली जगह पर भी हमें थोड़ा-सा स्पेस मिले, मतलब वो वाली जगह भी हमें क्लियर मिल पाए। तो हमें ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है फर्नीचर प्लानिंग के अंदर। अभी मैं ये डायमेंशन डिलीट कर दे रहा हूँ और अब हम यहाँ पर एक सोफ़ा के आगे सेंटर टेबल रखेंगे। जैसे कि मैंने अभी बोला, हमें सोफ़ा के आगे जो हमारा लेग स्पेस होता है, वो भी रखना होता है। तो अब हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा होगा 3 फीट बाय 2 फीट का। तो हम ऐसे 2 फीट टैब 3 फीट एंटर कर देते हैं। अब ये हमारा एक सेंटर टेबल क्रिएट हो चुका है। ये हालाँकि थोड़ा-सा छोटा भी लग रहा है। अभी देखते हैं हम पहले प्लेस करके, अगर छोटा होगा तो हम इसे थोड़ा-सा बड़ा भी क्रिएट कर लेंगे। अब ये हमने यहाँ पर एक सोफ़ा के सामने सेंटर टेबल रख दिया। अब क्या होगा कि देखिए, इसे थोड़ा-सा बड़ा-सा क्रिएट कर लेते हैं। अब हम इसे यहाँ पर, अगर यहाँ पर हम पॉइंट को ले जाते हैं, तो देखिए ये रेड हो जाता है और अब हम इसे यहाँ पर वैल्यू देकर भी बड़ा कर सकते हैं। अब ये थोड़ा-सा 1 फीट मैंने इसको वैल्यू देकर 1 फीट बढ़ा लिया है। अभी हमारा 2 फीट बाई 4 फीट का सेंटर टेबल हो चुका है। चलिए इसे हल्का-सा मूव कर लेते हैं। ये मैंने इसे मूव कर लिया और सेंटर पर हम इसे सोफ़ा के ले आए हैं। अब देखिए, इस सोफ़ा को यूज़ करने वाला जो भी पर्सन है, उसके लिए कितना अच्छा यहाँ पर सेंटर टेबल और सोफ़ा के बीच में एक लेग स्पेस क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें क्रिएट हुई, देखिए, पर्सन ने एंट्री किया और यहाँ से होते हुए वो, यहाँ अगर मैं चेयर भी प्लेस कर देता हूँ एक, तो वो यहाँ कहीं से आराम से निकल सकता है, या अगर मान लीजिए यहाँ प्लेस नहीं भी बचा, तो वो इधर कहीं से आ सकता है और इस सोफ़ा को फंक्शनली यूज़ कर सकता है। जैसे फंक्शनली मीन्स यहाँ कहीं अगर वो बैठता है, तो वो आराम से अपना पैर भी फैला सकेगा और अगर उसे टेबल पर से कुछ उठाना है, तो वो आराम से उठा भी सकता है। मूवमेंट भी क्लियर है और क्लियरेंस भी है, साथ में फंक्शनल भी लग रही है ड्राइंग हमारी। अब हम यहाँ पर एक चेयर रख लेते हैं और एक यहाँ पर चेयर रख लेते हैं, ताकि थोड़ा ये जो हमने सिटिंग ऑर्डर बनाया है वो कन्वर्सेशनल लगे और हमारा जो फर्नीचर प्लेसमेंट का तरीका है वो भी थोड़ा-सा प्रोफेशनल लग सके। तो अब हम यहाँ पर 2 चेयर रख लेते हैं आमने-सामने। अब चलिए चेयर क्रिएट करते हैं हम। तो क्या होगा कि चेयर हमारी 3 फीट चौड़ी तो होगी, यानी कि उसका जो विड्थ होगा चेयर का वो 3 फीट तक होने वाला है। हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बॉक्स क्रिएट कर दिया है। अब हम यहाँ पर वापस से एक रेक्टेंगल ले लेंगे और उसे इस तरीके से हम कुछ ऐसे, जो चेयर का हैंड रेस्ट होता है, इस तरीके से हम एक यहाँ पर हैंड रेस्ट बना लेंगे, मिरर कर लेंगे अगेन, और ये हमने यहाँ पर भी इस साइड भी एक हैंड रेस्ट बना लिया और अब हम यहाँ पर भी एक हैंड रेस्ट, जो सॉरी बैक रेस्ट है, उसे क्रिएट कर लेते हैं रेक्टेंगल बनाकर। उसे भी हमने बना लिया और अब ये एक हमारा चेयर बन करके थोड़ा-सा पीछे कर लेते हैं और अब ये हमारा एक चेयर बन करके तैयार हो गया है। इसे हम सेम कॉपी कर लेंगे यहाँ पर इस साइड पर। इसे हमने ग्रुप कर लिया है और अब हम इसे मिरर कर लेंगे। थोड़ा-सा इससे क्या होगा कि हमारा काम फास्ट हो जाएगा। यहाँ नो कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा एक सिटिंग ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है और देखिए इसके अंदर आपको एक सर्कुलेशन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप एंटर हुए रूम के अंदर और यहाँ पर आपको, अगर आपको इस तरफ आना है, यहाँ कहीं अगर मान लीजिए आपने चार्जिंग के लिए पॉइंट दिया हुआ है, तो आप इधर से भी आकर के उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पर छोटी कोई डेकोर डेकोर टेबल रखना चाहेंगे, तो हम वो भी रख सकते हैं यहाँ कहीं पर किनारे, या फिर अगर इधर भी हम ऐसा कुछ प्लेस करते हैं, कुछ साइड टेबल टाइप का या छोटी सी टेबल,
जिस पर हम कोई डेकोरेटिव आइटम रखना चाहें, कोई फ्लावर पॉट वगैरह या वेस वगैरह कोई छोटा सा स्मॉल साइज़ का, तो हम वो भी रख सकते हैं। तो देखिए ये ब्यूटीफुल भी लगेगा और यहाँ पर अच्छी सर्कुलेशन भी मेंटेन हो रही है। अब अगर हम मूवमेंट की बात करें या फंक्शनैलिटी की बात करें, तो देखिए आदमी या कोई भी पर्सन यहाँ पर आराम से यहाँ कहीं टीवी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आराम से कोई भी पर्सन यहाँ पर मूव कर सकता है और यहाँ पर देखिए सोफ़ा और सेंटर टेबल के बीच में या इस वाले सोफ़ा और सेंटर टेबल के बीच में भी काफ़ी स्पेस है जहाँ पर हम पैर रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? तो ये हमारा लिविंग रूम में सिटिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब हम टीवी यूनिट देख लेते हैं। टीवी कैबिनेट का साइज़ यहाँ पर हम रेक्टेंगल देके 2 फीट का उसका जो डेप्थ होता है या आप उसे विड्थ भी बोल सकते हैं। ये हमारा 2 फीट का विड्थ होने वाला है और हम इसे भी 6 फीट तक कंसीडर करके चलेंगे। तो अगर मैं इसे 2 फीट टैब 6 फीट अगर कर दूँ, तो ये हमारा एक टीवी कैबिनेट बन कर के तैयार हो जाएगा। ये हम बहुत ज़्यादा इस वॉल के कोने से लेकर भी चलेंगे हमारा तो भी चलेगा या फिर अब देखिए अगर हम यहाँ से लेकर चल रहे हैं, तो हमारा जो कैबिनेट है, टीवी कैबिनेट, वो बहुत ज़्यादा साइड में लगने लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे या तो हम इसे बीच में लेकर आएँगे या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसका साइज़ थोड़ा-सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखिए हमारे पास अगर स्पेस हो, तो हम बड़ा फर्नीचर भी प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ भी हमारे पास स्पेस है, तो हम इसे 2 फीट तक भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए जैसे-जैसे हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती जा रही है, फर्नीचर प्लेसमेंट भी बेसिकली हमें कर के देखना होगा क्योंकि पहली बार ड्राइंग कर रहे हैं। फर्नीचर के मैं आपको डायमेंशंस बता रहा हूँ। 2 फीट तक इसकी विड्थ होती है। प्लेस के अकॉर्डिंग हम लेंथ रख सकते हैं। जैसे कि मैंने इसे 6 फीट दिया, अभी अगर मैं इसे 2 फीट बढ़ा दूँ, 8 फीट कर दूँ, तो देखिए यहाँ पर आराम से हम 8 फीट का कैबिनेट ड्रॉ कर सकते हैं या दे सकते हैं क्योंकि यहाँ से अगर आप डोर ओपन कर रहे हैं, तो इस तरीके से डोर ये ऐसे ओपन हुआ, ऐसे चल के आया और डोर यहाँ आ गया और यहाँ पर भी किसी तरीके का कोई यहाँ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर देखिए आराम से आपको कैबिनेट और यहाँ पर 6 इंचेस की जगह मिल जा रही है, जो कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट भी है। हमें इतनी जगह चाहिए होती है, जब हम कोई फर्नीचर प्लेस कर रहे होते हैं डोर वाली वॉल पर, तो हमें इतनी जगह चाहिए होती है अपनी क्लियरेंस के लिए। तो ये हमारा लिविंग रूम का फर्नीचर सेट हो चुका है। अब अगर हम यहाँ जैसे हम एक राउंड टेबल क्रिएट कर दें स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए भी और थोड़ा-सा इस लिविंग रूम है चूँकि तो उसे ब्यूटीफुल भी बनाना है। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा-सा सर्कल टाइप का अगर टेबल क्रिएट कर दें तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। देखिए यहाँ पर ऐसा एक कोई इस तरफ और ऐसा इस तरफ हम एक डेकोर आइटम सेट करने के लिए या अगर हम चाहें तो टेबल लैंप वगैरह रखने के लिए इस तरीके से ये सर्कल बनाकर हम यहाँ पर एक डेकोर आइटम रखने के लिए हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारा फर्नीचर प्लेस हो गया है। यहाँ कहीं पर हम अपना टीवी बना देते हैं। मैंने ये टीवी बना दी है एक रेक्टेंगल लेकर हम ये मैंने एक कोई टीवी ड्रॉ कर दी। थोड़ी-सी बड़ी है, इसे हल्का-सा ये इसकी जो विड्थ है वो थोड़ा-सा ज़्यादा है, इसे हल्का-सा हम कम कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से हमने इसे थोड़ा-सा कम कर लिया और ये हमारा एक जो लिविंग रूम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर कुछ भी हम डेकोर आइटम और ये हमारी इस पर हम कोई भी डेकोर आइटम रख सकते हैं और ये हमारे लिविंग रूम के अंदर परफेक्ट फर्नीचर प्लान हो चुका है। हमारा फंक्शनल भी लग रहा है। जैसे अगर हम यहाँ कहीं पर अगर कोई भी ड्रॉअर को ओपन करना चाहें तो हम उसे भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। साथ में सर्कुलेशन भी मेंटेन हो रहा है। अगर हम कहीं पर भी वॉक करना चाहते हैं या यहाँ पर हमें चलना भी है, इधर भी जाना है, इधर भी अपना
या इधर बैठना भी है तो यहाँ पर भी हमें अपना कंफर्ट देखना है। तो सारी चीज़ें परफेक्टली बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है कि अगर हम इसे 1.5 फीट का भी कर देते तो भी ये परफेक्ट लग सकता था। 2 फीट आई थिंक ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पर। तो अगर हम इसे 6 इंचेस डिक्रीज़ कर दे रहे हैं तो भी ये परफेक्ट लग रहा है और थोड़ा-सा और स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जा रहा है। तो लिविंग रूम का फर्नीचर प्लान हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट आता है पूजा रूम। तो देखिए पूजा रूम के लिए क्या करेंगे, मैं डायमेंशन सबसे पहले डिलीट करता हूँ और फिर टेक्स्ट डिलीट कर लेता हूँ। अब देखिए पूजा रूम के लिए क्या करेंगे, अगेन जैसा हमने यहाँ पर कैबिनेट ड्रॉ किया हुआ था वैसा ही हम यहाँ पर एक कैबिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने रेक्टेंगल क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक 18 इंचेस टैब क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक 4 फीट का एक कैबिनेट ड्रॉ कर लिया। ये हमारा कैबिनेट बन गया जहाँ पर हमें भगवान जी के लिए प्लेस देना था। यहाँ हमारे भगवान जी बैठेंगे। अब देखिए ये टॉप हो गया जहाँ पर भगवान जी बैठने वाले हैं। हमें टॉप व्यू ही दिखाई दे रहा है। यहीं पर क्यों प्लेस किया? क्योंकि अगर ये वाली वॉल पर या ये वाली वॉल पर प्लेस करते तो जो भी पर्सन होता जिसे पूजा करना होता वो यहाँ तो बैठ जाता और भगवान जी हमारे यहाँ कहीं रहते, लेकिन ये वाला एरिया जो है हमारा वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर भगवान जी को प्लेस किया और यहाँ पर पर्सन बैठेगा जिसे पूजा करनी है और ये स्पेस हमारा जो थोड़ा-सा बचेगा, इधर कहीं हम छोटा-मोटा सा कुछ वॉल हैंगिंग टाइप का कुछ कैबिनेट बना देंगे जिसमें हम अपनी पूजन की सामग्री रख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर भी ड्रॉअर बनाकर इस तरीके से चीज़ों को जिसे पूजा करनी है वो यूज़ कर सकें। ऐसे ड्रॉअर बना देंगे ताकि पूजा करने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल फर्नीचर हमने फिलहाल के लिए इतना ही फर्नीचर यूज़ होना है पूजा रूम में। एक यहाँ पर हम चाहें तो सर्कल से ऐसे एक सर्कल क्रिएट कर दें ताकि अगर बैठकर पूजा करना है किसी को तो वो यहाँ पर बैठ सके। अब ये देखिए लग रहा है कि यहाँ किसी को बैठना है और यहाँ हमारे भगवान जी हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सॉफ्ट एरिया में हम डॉटेड लाइन से साफ दिखाएँगे ताकि पता चल सके कि ये एरिया सॉफ्ट एरिया है। तो सिंपली पहले हमें एल टाइप कर लेना है और यहाँ से उसे F8 दबाकर ऑर्थो मोड ऑफ कर देना और यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगेन एल टाइप करके हमें यहाँ से एक लाइन क्रिएट कर देनी है और इसे अब डॉटेड लाइन बना देना है। यहाँ बाई लेयर पर जाएँगे, यहाँ बाई लेयर पर जाएँगे और यहाँ पर लोड वाले ऑप्शन के अंदर जाएँगे और ये डॉटेड लाइन पर ओके करके, डैश्ड लाइन पर ओके करके, यहाँ से ओके कर देंगे और अब इस लाइन को सेलेक्ट करके हम यहाँ से इस लाइन पर क्लिक करेंगे। मैच प्रॉपर्टीज़ करा देंगे यहाँ पर इस लाइन की भी। अब ये हमारा सॉफ्ट समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सॉफ्ट एरिया है। अब ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि सर इस वाले एरिया में आपने बस केवल 2 ही फर्नीचर प्लेस किया। एक जहाँ आपने भगवान जी को रख दिया, जहाँ भगवान जी बैठने वाले हैं और दूसरा जहाँ पर पूजा करने वाला व्यक्ति बैठने वाला है। तो पूजा रूम वाले एरिया में बेसिकली यही 2 ही फर्नीचर होते हैं। अगर इससे ज़्यादा की हमें नीड होती है, तो वो हमें क्लाइंट से पूछना होता है उस बारे में। अगर उससे ज़्यादा फर्नीचर होते हैं, तो उस बारे में हमें क्लाइंट से कन्फर्म करना होता है और अगर हमारा स्पेस है एरिया के अंदर, पूजा रूम के अंदर या किसी भी स्पेस में हम फर्नीचर प्लेस कर रहे हैं वहाँ पर, तो ही हमें एक्स्ट्रा फर्नीचर्स ऐड करने होते हैं। नहीं तो हमें क्लाइंट को सजेस्ट करना होता है कि सर यहाँ पर स्पेस इतना नहीं है, हम ये फर्नीचर प्लेस नहीं कर सकते। फिलहाल अभी हम लर्नर हैं, तो हमें चीज़ों को कर के ही देखना है। जैसे कि हमने इस एरिया में करके देखा, ये परफेक्ट हो गया। इस एरिया में करके देखा, ये भी परफेक्ट हो चुका है। अब हम मास्टर बेडरूम की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले वही करेंगे, हम अपने टेक्स्ट और डायमेंशंस को डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब हमारा ये हो गया मास्टर बेडरूम। अब इसमें हमें सबसे पहले डोर प्लेस करना है। ये हमने यहाँ से कॉपी किया,
यहाँ हमने ऐसे डोर प्लेस कर दिया। हम यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन पर आते तो भी हमें यहाँ पर अपने डोर का ब्लॉक मिल जाता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर काम हमारा फास्ट हो इसके लिए इस ब्लॉक को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी, अगर हमने इन फ्यूचर इस वाले ब्लॉक के अंदर चेंज कोई किया या फिर इस वाले ब्लॉक में हमने कोई चेंज किया, तो सारे डोर जो हमने यहाँ से कॉपी किए वो अपने आप ही उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे जिस अकॉर्डिंग हमने किसी भी ब्लॉक को चेंज किया होगा, क्योंकि ये सारे डोर सेम ही ब्लॉक हैं। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए हमने इसी डोर के साथ काम चला लेना है अपना, क्योंकि अभी हम केवल ड्राइंग को फर्नीचर प्लेस करके और डोर प्लेस करके देख रहे हैं। चलिए अब यहाँ हमारा जो है बेडरूम है, तो सबसे पहले हम बेड क्रिएट कर लेंगे। अब ये हमारा बेड 15 फीट बाई 12 फीट का है, हमारा अच्छा खासा स्पेस है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चैलेंज होता है कि बेड कहाँ प्लेस करें, टीवी यूनिट कहाँ प्लेस करें, सर्कुलेशन भी मेंटेन करना है, फर्नीचर एडजस्ट होने के बाद चीज़ें फंक्शनल भी लगें और हमारा जो भी मूवमेंट है उसके लिए हमें स्पेस भी मिल जाए। तो पहले हमें ये देखना होता है हमारा एरिया कितना बड़ा है। हमें फर्नीचर की डायमेंशंस के अकॉर्डिंग देखना होता है कि किस वॉल पर हम कौन सा फर्नीचर प्लेस कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम फर्नीचर जो हमारा इस एरिया में इस बेडरूम में लगाने वाले हैं, हम प्लेस करने वाले हैं, उनकी डायमेंशंस के बारे में जान लेते हैं। जैसे एक बेड जो हम इसके अंदर प्लेस करेंगे, चूँकि बेडरूम है, तो सबसे पहले बेड की ही बात की जाने वाली है। अब यहाँ पर बेड होगा जो, उसका स्टैंडर्ड डायमेंशन हमारी अलग-अलग हो सकती हैं। ये हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग या स्पेस के अकॉर्डिंग ही चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर किंग साइज़ बेड को प्लेस करने वाले हैं, तो किंग साइज़ जो बेड होता है, उसकी डायमेंशन 6 फीट उसकी विड्थ होती है और 6 फीट 6 इंच उसकी लेंथ होती है। ये किंग साइज़ बेड का स्टैंडर्ड साइज़ होता है। हो सकता है कुछ लोग आपको या कहीं-कहीं पर आपको मेरे बताए हुए स्टैंडर्ड डायमेंशन के में कोई भी चेंजमेंट मिल सकता है, लेकिन होता यही है कि स्टैंडर्ड डायमेंशन जो बेड की होती है, किंग साइज़ बेड की होती है, वो विड्थ वाइज़ 6 फीट, लेंथ वाइज़ 6 फीट 6 इंच। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 6 फीट का एक बेड प्लेस करूँगा, तो 6 फीट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फिल हो गया। अब यहाँ पर हम 18 इंचेस की एक साइड टेबल यहाँ रखेंगे और 18 इंचेस की एक साइड टेबल यहाँ कहीं रखेंगे। फिर हमें एक वार्डरोब भी यहाँ पर रखनी होगी, चूँकि बेडरूम है तो वार्डरोब भी हमें रखनी होगी। ठीक, अभी 18 इंचेस की वार्डरोब हो गई, यानी बेड हमारा 6 फीट ले लेगा, 36 इंचेस हमारे साइड टेबल्स ले लेंगे, यानी कि 3 फीट हमारे साइड टेबल्स ले लेंगे, तो 9 फीट हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। 2 फीट का हमारा जो वार्डरोब होने वाला है, उसका हम डेप्थ लेकर चलेंगे, चूँकि 2 फीट स्टैंडर्ड साइज़ होता है वार्डरोब का। तो ये हमारे 11 फीट कंप्लीट हो गए और इस तरीके से हमारा जो विड्थ वाइज़ और इस तरीके से हमारा ये वाला जो वॉल है, वो 15 फीट का है। तो हम अपना यहाँ पर बेड प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। फर्नीचर प्लानिंग में आपको यही देखना होता है कि आपकी वॉल कितनी बड़ी है और आपको उस वॉल पर कितने नंबर ऑफ फर्नीचर प्लेस करने हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको वॉल सेलेक्ट करनी होती है कि किस वॉल पर आप बेड देने वाले हैं। यहाँ पर आपको कई बार वास्तु को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बेडरूम के अंदर अगर 12 फीट का भी अगर आप यहाँ पर भी अगर बेड प्लेस करने वाले होते, तो भी वो ईज़िली फिट हो जाता, क्योंकि हमारा 6 फीट बेड हो जाता और 3 फीट में हमारे जो है साइड टेबल आ जाते। तो यहाँ पर इस वॉल के अंदर भी हमारा बेड जो है प्लेस हो जाता। लेकिन अभी फ़िलहाल हम बेड को इसी वॉल पर लेकर चलेंगे, ताकि हमारा वार्डरोब भी ईज़िली प्लेस हो जाए। तो चलिए हम पहले एक बेड की ड्राइंग बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे
ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू किया। 6 फीट टैब 6 फीट 6 इंच, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गया है। इसे हम मूव कर लेंगे, या सॉरी रोटेट कर लेंगे। इसे हम रोटेट कर लेंगे और ये हमारा रोटेट हो गया है। अब तो सबसे पहले हम एक बेड ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे एक इस तरीके से। यहाँ पर हमें 6 फीट 6 इंचेस टैब 6 फीट, तो ये हमारा एक बेड क्रिएट हो चुका है। अभी हम नॉर्मल सी ही ड्राइंग क्रिएट करेंगे। तो ये हम यहाँ पर इसे प्लेस कर देंगे और अब हमारा ये जो बेड है, ये तो हमारा जो बेड का सरफेस है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमारा एक जो बेड का बैक आने वाला है, हम उसे भी रेक्टेंगल के थ्रू ड्रॉ कर लेंगे। ये इस तरीके से हमने उसका एक बेड का बैक क्रिएट कर लिया है। अब इन दोनों को ग्रुप कर लेंगे सबसे पहले, और अब हमें इसे थोड़ा सा प्लेस कर लेना है। तो हम यहाँ पर अपना जो बेड है तो उसके ऊपर पिलो भी क्रिएट कर लेंगे रेक्टेंगल से। अब ये पिलोज हमने ड्रॉ कर ली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड जैसी पिलो लग रही है, लेकिन जबकि पिलो इस तरीके से रियलिटी में होती नहीं है। तो हम इसमें इसको थोड़ा सा एक जो स्मूथनेस देने के लिए हम इसमें हल्का सा चैम्फर देकर देख लेते हैं। तो फिलेट ट्राई करेंगे हम इसके अंदर, और हम इसमें रेडियस दे देंगे एफ एंटर आर एंटर, और हम 1.6 इंचेस का फिलेट दे देंगे और एम एंटर कर देंगे, ताकि हमें बार बार जो फिलेट वाला कमांड है उस पर ना जाना पड़े, या फिर बार बार हमें अगेन एंड अगेन स्पेस बार हमें ना प्रेस करना पड़े। उसके लिए हम मल्टीपल वाला ऑप्शन जो है फिलेट के अंदर वो पहले से ही सेलेक्ट करके चलेंगे। अब चलिए रेडियस देते हैं थोड़ी थोड़ी सी, ताकि हमारी पिलो जो है वो थोड़ी सी स्मूथ लगे। ये एक पिलो ड्रॉ हो गई हमारी, थोड़ी सी अब आई थिंक ठीक लग रही है। हालांकि चैम्फर देने से स्मूथनेस नहीं लग रही है, नहीं ही आती है, लेकिन हाँ अब ये थोड़ी सी पिलो जैसी लग जा रही है। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे बाद में क्या कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम एक यहाँ पर ब्लैंकेट क्रिएट कर लेते हैं, ये क्योंकि हमारा जो बेड है वो बहुत ज़्यादा ये भी हार्ड सा लग रहा है। अब पहले एक स्प्लाइन डाल लेते हैं इसके अंदर, एंटर कर देंगे SPL करके मैंने एंटर कर दिया। और ऑर्थो मोड अब हम ऑफ कर लेंगे, ताकि हमें स्प्लाइन क्रिएट करने में प्रॉब्लम कम हो। फिलहाल अभी पहले ऑन रखेंगे ताकि ये सेंटर पॉइंट ले लें। यहाँ से जब हमने क्लिक कर दिया, अब हम ऑर्थो मोड ऑफ कर देंगे, और अब अपने अकॉर्डिंग हम कुछ भी ये हमने ब्लैंकेट क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा, ये चूंकि ब्लैंकेट है तो थोड़ा सा तो फ्लोरल टाइप का कुछ ना कुछ डिजाइन वगैरह तो इसके अंदर होगा। तो इसके लिए हम कुछ छोटी मोटी सी डिजाइन बनाने के लिए इसके अंदर हम हैच भर लेते हैं। चलिए हैच एंटर कर देंगे, तो आपको यहाँ पर हैच वाली विंडो ओपन होकर मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे हैचिंग के। इसके अंदर देखेंगे हमें जो भी हैच ऑप्शन अच्छा लग रहा होगा हम उसको इसमें फिल कर देंगे। जैसे कि अगर हम ये जो क्रॉस वाला ऑप्शन है ये फिल करके देख लेते हैं। ये उतना परफेक्ट नहीं है बट मैनेजेबल है। थोड़ा सा हम इसके अंदर इसको घटा बढ़ा कर देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि जो क्वांटिटीज हैं, ये जो प्लस बनकर आ रहा है, ये थोड़ा से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएंगे। मीन्स आपकी जो डिजाइन बनकर आ रही है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है या स्केल होती है इसके अंदर। तो चलिए अब हमने इसको 5 कर दिया तो ये कुछ ज़्यादा ही स्केल हो गया है। हम इसे 0.5 कर लेते हैं, और अब ये इतने हो गए। ओके कर देते हैं। कलर इन दोनों का हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हम अपनी हैचिंग का कलर जो है
मे बी मैंने एक हैच की भी शायद नहीं, मैंने यहाँ पर हैच की कोई भी लेयर नहीं बनाई है। हमें इसे इसी तरीके से इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ जाकर हम कुछ डिफरेंट कलर ऑप्शन देख लेंगे इसके अंदर। चलिए, आई थिंक दिस इज परफेक्ट। अब आ जाते हैं बाहर। मतलब हमारा ये जो बेड है वो बन करके क्रिएट हो मतलब बन करके तैयार हो चुका है। अब हमें इसके बगल में साइड टेबल्स क्रिएट करने होंगे। तो अगर हमारे पास इतना स्पेस है कि हम अपनी साइड टेबल को बड़ा कर सकते हैं, तो हम इसे बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम 18 इंचेस के जो है यहाँ पर साइड टेबल्स रखेंगे। तो अभी हम फिलहाल इतना स्पेस है कि 2 फीट का भी साइड टेबल रख सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारी 18 इंचेस की बात हुई थी, तो हम अभी फिलहाल 18 इंचेस ही लेकर चलते हैं। ठीक है। REC 18 इंचेस इन बोथ साइड, यानी कि 18 इंचेस आप एक तरफ देंगे, टैप करेंगे, फिर 18 इंचेस आप दूसरी तरफ देकर ओके कर देंगे, यानी कि एंटर कर देंगे। अब इसे थोड़ा सा डेकोर कर लेते हैं। तो ऑफसेट ले लेंगे हम इसका, 2 इंच का ऑफसेट लेकर देख लेते हैं। दिस इज परफेक्ट आई थिंक। अब हम इसके अंदर कुछ डिजाइन बना लेते हैं, एल टाइप करके। मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया अगेन, और ये हमारा, मैंने एक एक लाइन क्रिएट कर ली। ऐसा कुछ डिजाइन सा हो गया ये। ठीक है, ये हमारा जो है साइड टेबल। अब हम इन सबको पकड़ करके ग्रुप कर लेंगे, ताकि ये हमें डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। बस केवल हमारा जो टूल है हम इजीली यूज कर पाए, और हमें डिस्टर्ब भी ना हो ज़्यादा ड्राइंग के अंदर। इसके लिए हम, हालांकि हम इसे ब्लॉक भी बना सकते थे, और हम इसे ब्लॉक ही बना लेंगे। बस केवल मैं अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा, उसके बाद हम इसे ब्लॉक ही बना लेंगे। ये हम यहाँ ले आए, और अब हम इसे थोड़ा सा बेड की तरफ ले आएंगे, क्योंकि बेड का साइड टेबल है तो बेड के साइड में होगा। अब हम इसे एक्सप्लोड कर लेते हैं और ग्रुप कर लेते हैं। ये इतना काम करने के लिए करना नहीं होता है इतना काम, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा एक गलती कर दी। ठीक है, अब हम इसे ब्लॉक बना लेते हैं। बी एंटर करके यहाँ इसे हम साइड टेबल का नाम दे देंगे, साइड टेबल। और यहाँ से इसे पिक पॉइंट करेंगे, और यहाँ पर सेंटर पर इसका, सेंटर पर नहीं देते हैं, ये हम साइड वाला कॉर्नर वाला पॉइंट दे देते हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर जाकर हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे, और अब हम एंटर कर देंगे, अगेन ओके कर देंगे। तो ये हमारा ब्लॉक बन चुका है। देखिए, ये वाली लाइन रह गई है। अभी इस पर डबल क्लिक करके हम ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम एक लाइन इसी में क्रिएट कर लेते हैं। अब ये हमारा, यहाँ पर हमने मैच प्रॉपर्टीज करवा लेना है इस तरीके से, और यहाँ से क्लोज ब्लॉक एडिटर को क्लोज कर देना है। अभी हमसे पूछेगा क्या आपने जो चेंजमेंट किया वो सेव करना है, तो यस। और यहाँ से जो एक एक्स्ट्रा लाइन बच गई थी उसे हम, चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं मिल रही। चलिए, अब हम इसे कॉपी कर लेंगे, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले आकर के रख देते हैं, यानी कि हमारा ये दूसरा साइड टेबल है। चलिए, ये लाइन थोड़ी सी बड़ी लग रही है, इसे भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम ड्राइंग में इतना आगे आ चुके हैं कि हमें ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी सी चीज़ें समझ में आ जा रही हैं। चलिए, ये तो हमारा बेड और बेड का साइड टेबल हो गया। अब हमें वार्डरोब प्लेस करना है। चलिए, अब ये जो हमने सारे ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इनको हम एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। फिलहाल में हम अपने अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लोड भी कर देंगे। ये बस केवल ग्रुप इसलिए बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा अगर हमें इसे इधर उधर शिफ्ट करना पड़े तो हम वो इजीली कर पाए। तो उसके लिए हम इसे यहाँ पर ग्रुप कर ले रहे हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट छूटा हुआ नहीं है फिलहाल। तो ये हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया इसका, और अब हम इसे हल्का सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ताकि पहले हम यहाँ पर एक
वार्डरोब क्रिएट कर सकें। तो चलिए हम पहले 6 फीट का वार्डरोब क्रिएट कर लेंगे। 8 फीट का कर लेते हैं। परफेक्ट स्पेसिंग है यहाँ पर, और जिसकी विड्थ 2 फीट होने वाली। तो REC, और यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करना हम शुरू करेंगे। फिलहाल अभी मैं इस वाले कॉर्नर से रेक्टेंगल क्रिएट करना शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 फीट टैब 2 फीट। ये हमारा वार्डरोब क्रिएट हो गया। अब हम इसे चाहें तो हम ये वाले कॉर्नर से प्लेस कर लें, चाहें क्या हम इसी वाले कॉर्नर से प्लेस कर लेते हैं इसे, ताकि ये जो स्पेसिंग हमारी जहाँ भी टीवी यूनिट आने वाली वो हमें वहाँ पर एडजस्ट करना होगा। तो अभी हमने इस वार्डरोब को यहाँ से एडजस्ट कर लिया, और ये हमारा जो बेड है वो थोड़ा सा भी नीचे आ गया था, हमने इसे भी एडजस्ट कर लिया अपने। अब देखते हैं, हमारा प्लेसमेंट तो हो गया, हमने प्लेस कर दिए सारे फर्नीचर्स हमारे जो थे, लेकिन अब हमें सर्कुलेशन देखना होगा। सर्कुलेशन क्या, कि ये वाला जो स्पेस है जहां हमारा वार्डरोब और साइड टेबल आ रहा है, वहां पर मूवमेंट के लिए जो पीपल इस वार्डरोब को ऑपरेट करेगा, उसके मूवमेंट के लिए कोई भी स्पेस बचा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर तो स्पेस है, ये वाले जो पैसेज क्रिएट हो रहा है यहाँ पर तो स्पेस है हमारा, लेकिन हमें ये जो साइड टेबल और यहाँ वाला जो शटर आने वाला है वार्डरोब का, उन दोनों के बीच में स्पेसिंग देखनी है। तो हमें यहाँ पर क्लिक कर लेना, और सबसे पहले हमें यहाँ से डायमेंशन लेनी है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 11 इंच का ही स्पेसिंग है यहाँ पर। हमें करना क्या होगा, बेड हमें हल्का सा शिफ्ट करना होगा इस तरफ। हमें कम से कम यहाँ पर 2 फीट की जगह चाहिए होती है वार्डरोब और ये बेड के बीच में, जो कि आई थिंक यहाँ पर होगी। ये देखिए यहाँ पर है 2.5 फीट की जगह है, 2.5-3 फीट मैक्सिमम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ पर भी देखिए, अगर इसको यहाँ पर सिर्फ 18 इंचेस ही रहने दें, तो होगा क्या, कि हमारा जो शटर होगा, शटर तो हमारा ओपन हो जाएगा, लेकिन जो पर्सन इस वार्डरोब को यूज कर रहा होगा, उसका मूवमेंट एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा जिस तरीके से वो चाह रहा है। तो कम से कम यहाँ पर 18 इंचेस शटर का, और फिर जो भी पर्सन यूज करने वाला है उसके मूवमेंट का स्पेस यहाँ पर हमें क्लियर छोड़ना ही होगा, ताकि फंक्शनल लगे चीजें। तो हम इस बेड को थोड़ा सा और शिफ्ट कर लेते हैं। अभी 18 इंचेस रह गया था, अब हम यहाँ पर 6 इंचेस और शिफ्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब हमारा बेड और वार्डरोब के बीच में एग्जैक्ट 2 फीट का जगह आ गया है। 2 फीट 2 इंच का हो गया, परफेक्ट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि अपने पास इधर मूवमेंट है। लेकिन अब देखिए हमारा ये जो बेड है, ये हमारा एक दीवार की साइड में आता जा रहा है, और हमारा जो टीवी यूनिट है वो यहाँ कहीं होगा। तो बेड हमारा टीवी से सेंटर में नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, कि अगर हमें अकॉर्डिंग टू अवर ड्राइंग हमें यहाँ पर दिख रहा है कि हम अगर वार्डरोब को इस वाली वॉल पर भी प्लेस कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये चीज हमने करके देखी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कि अगर हम अपनी वार्डरोब इस वॉल पर प्लेस कर देंगे, तो बेड हमारा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और टीवी यूनिट के सेंटर में आ जाएगा, या टीवी के सेंटर में आ जाएगा। देखिए, जब तक आप करेंगे नहीं, आपसे गलती होगी नहीं, और गलती करके ही आप स्पेस प्लानिंग या फ्लोर प्लान या फर्नीचर प्लान क्रिएट करना सीख पाएंगे। क्योंकि आप गलती करेंगे तो आपको अगली बार जब आप यही सेम ड्राइंग कर रहे होंगे, तो पता होगा कि हाँ, हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, हमें ये चीज नहीं करना है, हमें पूरे ओवरऑल रूम का ध्यान देना है। जैसे कि अभी हम यहाँ शिफ्ट करते गए बेड, और हमारा बेड टीवी के सेंटर से बाहर आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कि अपनी गलती को सुधारेंगे और बेड को वापस से इधर ले जाएंगे, और इसे मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ।
और अब हम वार्डरोब को इधर लेकर आ जाएंगे ये वाली वॉल पर। ठीक है, मैं सेंटर से इसे पकड़ूंगा और ये वाली वॉल पर ले आऊंगा। अब देखिए हमारे वार्डरोब और डोर के बीच में हमें यहाँ पर क्लियरेंस देखनी होती है। तो अब यहाँ पहले इन दोनों के बीच में ऐसे रैंडम सा स्पेस देख लेते हैं कितना है। यहाँ पर 1 फीट 9 इंच, यानी कि मैं अगर इसे 2 फीट भी मानकर चलूँ या अगर मैं इसे 1.5 फीट भी मानकर चलूँ तो हमारी परफेक्ट स्पेसिंग है डोर और वार्डरोब के बीच में, यानी कि कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा डोर की ओपनिंग में। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा हमारा परफेक्ट लग रहा है कि हाँ मूवमेंट भी है, लेकिन हमें यहाँ पर पहले अपना स्पेसिंग चेक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये डायमेंशन ली और यहाँ पर 2.5 फीट के अप्रॉक्स में, हालांकि ज़्यादा है लेकिन 2.5 फीट एग्जैक्ट आ रहा है। तो हमें यहाँ पर परफेक्ट क्लियरेंस मिल रहा है, परफेक्ट मूवमेंट मिल रहा है, यानी कि हमारा ड्राइंग अब परफेक्ट हो रहा है। ठीक है, हमने पहले गलती की फिर हमने उसको सुधारा, तो अब ये हमारी ड्राइंग ठीक है, हमारा फर्नीचर प्लेसमेंट परफेक्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक टीवी यूनिट क्रिएट कर देंगे, उसके लिए हम इस वाले को अभी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने CO करके कॉपी कर लेना है इसको और यहाँ पर इसे टीवी के सेंटर में सॉरी बेड के सेंटर में प्लेस कर देना है। अब टीवी को थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे उसका प्लेसमेंट, और आई थिंक ये हमारा जो है वो बेड के सेंटर में आ चुका है। इसे हम थोड़ा सा पीछे वॉल से देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट हमारा यहाँ पर मास्टर बेडरूम का भी एक जो प्लानिंग था फर्नीचर का वो हो चुका है। देखिए यहाँ से आदमी एंटर करेगा, जो भी इस कमरे को यूज करता है या इस कमरे में रहता है वो यहाँ से एंटर किया, यहाँ कहीं वो वार्डरोब यूज करेगा, इधर कहीं से वो इस वॉकिंग एरिया से गुजरता हुआ इधर कहीं आ सकता है, यहाँ कहीं वो बैठकर भी इसमें हम जो अपना टीवी यूनिट में ड्रॉर्स वगैरह बनाएंगे उसे यूज कर पाएगा। तो इस तरीके से हमारा बेडरूम का भी मास्टर बेडरूम का भी फर्नीचर प्लेसमेंट हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो हमारा ये फर्नीचर प्लेसमेंट का वीडियो है वो मैं 2 पार्ट में रिलीज करूंगा। एक पार्ट में हम केवल इस एरिया का प्लेसमेंट देखेंगे और एक पार्ट में हम दूसरे एरिया का प्लेसमेंट देखेंगे, ताकि हमें सीखने में चीजें बोरिंग ना लगें। तो हम पूरा ध्यान करते हुए चलेंगे कि हम फर्नीचर प्लेसमेंट को एक बार में पूरा ना करने के बजाय खत्म नहीं करना है हमको। ठीक है, हमें सीखना है, चीजें खत्म करने से सीख नहीं पाएंगे हम। ठीक है, तो हमें पहले एक एरिया का हम प्लेसमेंट कर दे रहे हैं। आप ये चीजें करके देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हाँ हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, या अगर आपको कहीं पर भी डायमेंशंस में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं कि यहाँ ऐसी हमें कंफ्यूजन है या ऐसा हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं पहले से बताकर चल रहा हूँ कि फर्नीचर प्लेसमेंट वाला हमारा वीडियो, फर्नीचर लेआउट वाला वीडियो हमारा 2 क्लासेस में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं हमारा जो किड्स बेडरूम है उसके अंदर। यहाँ पर हमने 6x6 का बेड क्रिएट किया था क्योंकि ये मास्टर बेडरूम था। अब इस रूम के अंदर हम किंग साइज का या क्वीन साइज का बेड नहीं रख सकते, हमें यहाँ पर बच्चे के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बेड प्लेस करना होगा। लेकिन हमें ध्यान में ये रखते हुए चलना होता है, किड्स का मतलब बहुत ज्यादा छोटे बच्चे ही नहीं होता है। कई बार लोग एकदम छोटे बच्चे से इसका मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन आई थिंक हमें इस तरीके से इस कमरे को डिजाइन करते हुए चलना होता है कि वो 10 या 12 साल तक का भी बच्चा यूज कर पाए, एकदम छोटा बच्चा ही नहीं, 10-12 साल तक का बच्चा भी इस रूम को यूज कर पाए। उसके बाद हमें इसे रीडिजाइन करने की जब बारी आएगी तो हम इसे रीडिजाइन भी कर लेंगे। फिलहाल अभी हम इसे इस तरीके से प्लेस करेंगे कि
10 साल तक का भी बच्चा इसे या 12 साल तक का भी बच्चा इसे यूज़ कर सके। तो अब हम एक यहाँ पर जो बेड बनाएँगे वो उसका हमारा स्टैंडर्ड साइज़ क्या होगा, 3 फीट हमारा उसका जो विड्थ है वो होने वाला है और 5 फीट या फिर हम इसे 6 फीट भी लेकर चल सकते हैं। 3 बाई 6 का हम एक बेड क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हम कर लेंगे 6 फीट टैब, यहाँ पर 3 फीट। अब ये हमारा एक बेड क्रिएट हो चुका है जो कि किड के हिसाब से परफेक्ट है। अब हम इसके पीछे एक बेड बैग बना देंगे। तो ये हमने कुछ इस तरीके से बेड बैग बना लेना है। ये बेड बैग हो गया हमारा और अब हम इसके अंदर इस तरीके जैसे हमने पिलो बनाई थी, अब हम यहाँ से इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ले आकर हम इसे कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी पिलो यहाँ के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, अभी हम फिलहाल एक ही पिलो लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, अब इस पे अगेन हमें एक ब्लैंकेट क्रिएट करना होगा, तो स्प्लाइन से SPL एंटर करके हम एक ब्लैंकेट यहाँ पर बना लेंगे। तो ये मैं एक ब्लैंकेट भी बना लेता हूँ। फिर ये हमने ऐसे किया और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी ब्लैंकेट क्रिएट हो गया। अब हैच भर लेंगे हम इसमें। एक यहाँ पर भी हैच हो गया। ठीक है, अब हम इस बेड को अपनी वॉल के साथ अटैच कर लेंगे। अभी हमारा इस रूम का बेड क्रिएट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि किड्स बेडरूम है तो मैंने छोटा ही बेड यहाँ पर क्रिएट किया है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर बड़ा बेड भी प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास इतनी स्पेसिंग है कि हम यहाँ पर बड़ा बेड रख सकते हैं। लेकिन अभी हम फिलहाल केवल किड्स के ही हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये किड्स बेडरूम है और अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं, तो हम किड्स के ही रूम के हिसाब से इसे एडजस्ट करेंगे। क्योंकि क्या है कि अभी से अगर हम इसमें हैवी फर्नीचर वगैरह रख देंगे तो हमें किड्स बेडरूम का जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो अभी क्लियर नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी ये हमारा इतना बड़ा स्पेस था कि हम इसमें कोई बड़ा बेड या डबल बेड हम इसमें रख सकते थे। लेकिन मान लीजिए कि कोई अपने स्मॉल स्पेस के हिसाब से आपसे किड्स बेडरूम को डिज़ाइन करवा रहा है, तो आपको उस तरीके की भी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल में छोटा ही बेड लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसके साइड में एक साइड टेबल क्रिएट कर देंगे। ये मैंने बेड सेलेक्ट कर लिया और अभी मैं इसे ब्लॉक बना दे रहा हूँ। ब्लॉक में हम इसे किड्स बेड डाल देंगे ताकि हमें याद रहे कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या नाम दिया हुआ था। ओके कर देंगे। अभी देखिए ये ब्लॉक बन चुका है। ठीक, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी ये साइड टेबल रख देंगे। तो मैं इसी साइड टेबल को कॉपी कर ले रहा हूँ एक बार और इसे मैंने कंट्रोल सी कर लिया और इस साइड में हम इसे कॉपी कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हमने एक साइड टेबल कॉपी कर दी, ये अपने किड्स बेडरूम में। अब अगर हम चाहें यहाँ पर कि क्या हम यहाँ पर वार्डरोब क्रिएट कर सकते हैं, तो सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेसिंग शायद है, हमें लेकिन इसे चेक करना होगा। अभी मान लीजिए हमने 6 फीट टैप किया, 2 फीट और एंटर कर दिया। अब हमें देखना होगा कि इनके बीच में बेड और वार्डरोब के बीच में कितना स्पेस है। तो चलिए चेक करते हैं। मैंने इस रूम में केवल यहाँ पर देखिए केवल 17 इंचेस का ही गैप है, लेकिन हमें यहाँ पर कम से कम 2 फीट का गैप चाहिए होता है। तो हम क्या करेंगे, अगेन अपना ये जो वार्डरोब है हमारा वो इस वॉल पर ही प्लेस कर देंगे, क्योंकि अगर हम वार्डरोब को इसी वॉल पर रहने देंगे तो हमारा बेड जो है वो मेन सेंटर से टीवी के बाहर आ जाएगा। इसलिए हमें ये जो हमारा वार्डरोब है इसे इस वॉल पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे इस पॉइंट से उठाते हैं और यहाँ पर ले आकर इसे अटैच कर देते हैं। तो देखिए अब हमारा बेड थोड़ा सा दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगा।
तो चलिए इसे कर लेते हैं। सबसे पहले एम प्रेस करके इसे हम मूव कर लेंगे और देखिए कुछ लाइंस थोड़ी सी मिस हो जा रही हैं, तो देखिए ड्राइंग थोड़ी बिगड़ जा रही है। इसको आप क्या करिए, चुपचाप इसे आप इस तरीके से सेलेक्ट करिए और मूव प्रेस करके और यहाँ से इसे अटैच कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट का एक ब्लॉक क्रिएट करिए, ताकि आपको अगर ड्राइंग को शिफ्ट करना पड़े, मूव करना पड़े किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना आए। जैसे कि मैंने अभी इसे ब्लॉक बनाया, लेकिन ये देखिए ये लाइन हाईलाइट नहीं हो रही है। अभी देखिए मैंने जब इसे ब्लॉक बनाया इस ऑब्जेक्ट को, तो देखिए क्या हुआ कि बाकी सारी लाइंस जो इस ऑब्जेक्ट की थी वो सेलेक्ट हो गई, लेकिन ये जो एक हमने यहाँ पर फिलेट दिया हुआ था। और एक बात और, इसे मैंने इसे फिलेट दिया था, तो मैंने गलती से इसे चैम्फर बोल दिया हुआ है। होता क्या है, 3D ऑब्जेक्ट्स में जो हम ऑटोकैड के अंदर फिलेट बोलते हैं, उसे 3D सॉफ्टवेयर्स में चैम्फर बोलते हैं। तो बाय मिस्टेक मुझसे यहाँ पर फिलेट की जगह पर चैम्फर निकल गया है। तो कोई बात नहीं, आप उसे अब इतना सॉफ्टवेयर पढ़ के समझ गए हैं कि जिसे मैंने फिलेट दिया हुआ है और चैम्फर बोल दिया हुआ है, वो एक्चुअली फिलेट है, क्योंकि फिलेट आपने सॉफ्टवेयर में देखा हुआ है ऑटोकैड पढ़ने के दौरान। इसलिए ये ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लॉक बनाते टाइम यहाँ पर ये वाली लाइंस छूट गई हैं या रह गई हैं मुझसे गलती से, इसलिए ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है ड्राइंग के अंदर शिफ्ट या मूव करने में। आपको इस चीज का पूरा ध्यान रखते हुए चलना है। अब चलिए हम यहाँ पर एक टीवी यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। देखिए मैं टीवी यूनिट को क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है कि हम सेंटर पर ही अपना टीवी प्लेस कर रहे हैं? तो उसके लिए देखिए क्या है, सिंपली आप अपना जो भी वॉल है आपका, उसे पहले उसकी डायमेंशन ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक की आपकी वॉल है 7 फीट 11 इंच की है, आप इसे 8 फीट भी एज्यूम कर सकते हैं। या फिर सिंपली आप इस लाइन पर क्लिक करिए और देख लीजिए कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ आ रहा है। अब यहाँ पर आप एक्स लाइन, जो कि मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि आप इसमें एक्स लाइन करके यहाँ पर एक इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट लिख कर आ गया, और अब हमें इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। एस्केप दबाकर हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। अब हमारा टीवी का जो सेंटर होगा वो यहीं कहीं होगा, और जो हमारे बेड का सेंटर होगा वो भी हमें इसी लाइन के सेंटर पर देना होगा। तो जैसे मैंने ये बेड सेलेक्ट किया, और अब मैं जब इसे मूव करने के लिए यहाँ पर ले आता हूँ, तो यहाँ देखिए इसका ये जो स्टार टाइप का आइकन बन के आ रहा है, वो लाइन से थोड़ा सा आगे है। अब हम इसे यहाँ पर ले आ देंगे। अब देखिए इसका जो सेंटर है वो लाइन के एग्जैक्ट ऊपर आने वाला है। देखिए अगर नहीं आ रहा है तो आप उसे अभी भी एडजस्ट कर सकते हैं और सेंटर को अपने मैच कर सकते हैं। चलिए अब आती है हमारे टीवी यूनिट की बारी। तो किड्स बेडरूम है, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी टीवी यूनिट नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखिए छोटा ही बच्चा है। अगर 10 साल का भी बच्चा है तो वो छोटा ही है अभी। तो उसके लिए हमें ज़्यादा क्लियरेंस दिखानी होगी अपने रूम के अंदर। तो अब हम यहाँ पर टीवी यूनिट क्रिएट करने वाले हैं। अभी टीवी यूनिट हम क्रिएट करेंगे तो देखिए किड्स बेडरूम है, तो हम बहुत ज़्यादा हैवी टीवी यूनिट नहीं बनाने वाले हैं। हम केवल ऐसा टीवी यूनिट क्रिएट करेंगे जो कि किड्स के अकॉर्डिंग यूजेबल हो। तो चलिए हम यहाँ पर जो रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे टीवी यूनिट का टॉप दिखाने के लिए, उसे हम थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे। हम मान लीजिए कि हम इसे 6 फीट का ही बनाकर चलेंगे, क्योंकि हमारे टीवी यूनिट का टॉप होगा उसे मैं 18 इंचेस बाय 6 फीट का बनाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड मैंने एक्टिव कर लिया है, और अब हम इसे बनाएंगे 18 इंचेस टैब 6 फीट। अभी ये हमारा एक छोटा सा टीवी यूनिट हो जाने वाला है, जिसके अंदर हम कुछ स्टोरेज भी क्रिएट कर सकते हैं। ये लेकिन एलिवेशन का पार्ट होगा, ये चीज़ें हमें एलिवेशन के अंदर देखने को मिलेंगी। अब देख लेते हैं क्या ये बॉक्स सेंटर में है। तो जी बिल्कुल नहीं है। अब हम इसे सेंटर में कर लेते हैं। ये स्टार टाइप का आइकन को पकड़ के हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा एक टीवी यूनिट भी क्रिएट हो चुका है।
अब सर ये जगह जो हमारी बच जा रही है ये क्या है? तो इसके अंदर हम कोई छोटा-मोटा सा डेकोर आइटम जो कि वेस्ट टाइप का, प्लांटर टाइप का हम इसके अंदर रख सकते हैं, जो कि हमें या फिर हम एक स्टैंड टाइप की जो भी लाइट आती है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं, ताकि हमें चीज़ें थोड़ी-सी ब्यूटीफुल भी लगें। अब चलिए ये हमारा यूनिट क्रिएट हो गया। अब हम एक रेक्टेंगल से यहाँ पर टीवी भी क्रिएट करके दिखा देते हैं और ये हमारी एक टीवी क्रिएट हो गई। सॉरी। अब हम इसे थोड़ा-सा फिर से मूव कर लेंगे। इसका सेंटर पकड़ के हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। अब ये हमारा किड्स बेडरूम भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हमने अभी भी जो रूम का डोर है वो नहीं लगाया है। तो यहाँ से सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे ले आकर के पेस्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर डोर को पेस्ट कर दिया और इस तरीके से हमारा ये जो एक साइड का फर्नीचर प्लान था वो क्लियर हो चुका है। अगर यहाँ पर जगह बच रही है तो हम ये वाला जो साइड टेबल है वो एक और हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं सीईओ से कॉपी कर लूँगा। आप देखिए आप बिल्कुल ब्लॉक बनाकर रखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का। मैं यहाँ पर ड्राइंग में इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है आप भी इसी तरीके से क्रिएट करें। आप बिल्कुल अपने ब्लॉक बनाइए ताकि आपको बार-बार शिफ्ट करने में या मूव करने में अपने ऑब्जेक्ट को इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो और आप थोड़ा-सा फ़ास्ट काम कर पाएँ। ये जो रेफ़रेंस लाइन थी इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारा एक साइड का जो फर्नीचर प्लान था वो हमने कर लिया। देखिए चीज़ें किस तरीके से एग्ज़ैक्ट यूज़ेबल लग रही हैं। हमारे पास परफ़ेक्ट स्पेसिंग है मूव करने के लिए, चीज़ें फ़ंक्शनल हैं। तो यही सारी 2-3 चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हमें ध्यान रखते हुए अपना जो हमारा ये फर्नीचर प्लान है वो करना होता है, ताकि परफेक्ट बैलेंसिंग बनी रहे हमारी मूवमेंट के अंदर और फंक्शनैलिटी के अंदर। साथ ही साथ हमें चीज़ें ब्यूटीफुल भी लगें देखने में। तो हमें ये सारी चीज़ें डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर अपने माइंड में रखनी होती है और इसे ही डिज़ाइन थिंकिंग बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने डिज़ाइन को और बेटर बनाने के लिए। यही बेटर अप्रोच होगी कि आप बार-बार किसी डिज़ाइन को क्रिएट करिए, उसमें कुछ गलतियाँ करिए, उनको सुधारने का प्रयास करिए और अपने माइंडसेट को थोड़ा-सा क्रिएटिव करिए, थोड़ा-सा शार्प करिए और अपने डिज़ाइन को और बेटर और क्रिएटिव करने की कोशिश करिए। अभी लर्नर हैं तो कोई बात नहीं, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते आपको ये चीज़ें आ जाएँगी। अब चलिए मैंने पोर्च एरिया को बोला था, मैं लास्ट में बताऊँगा। हालाँकि हम 2 पार्ट में ये फर्नीचर प्लान रिलीज़ करने वाले हैं, तो हम उसे 2 पार्ट में ही रिलीज़ करेंगे। लेकिन ये पोर्च एरिया चूँकि इसी सीरीज़ में आ रहा है, इसी लाइन में आ रहा है, तो मैं पोर्च एरिया की भी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले कोई भी अगर आपको फ़ोर व्हीलर प्लेस करनी है यहाँ पर, पार्क करनी है यहाँ पर, तो एक टिपिकल जो डायमेंशन होगी, साइज़ होगा एक्चुअली, वो 12 फीट आपका विड्थ मैक्सिमम है यहाँ पर। कि एक कोई भी फ़ोर व्हीलर हो, वो 8 से 9-10 फीट में यहाँ पर विड्थ वाइज़ आ जाती है। जबकि उसे यहाँ पर लेंथ वाइज़ फ़ोर व्हीलर को एक्चुअली यहाँ पर 15 से 16 फीट की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे पास है। तो अभी मैं यहाँ पर आपको व्हीकल की ड्राइंग बनाकर नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं उसे यहाँ पर सिंपली कहीं और से ले आकर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए अब मैंने अपनी ड्राइंग के अंदर पोर्च एरिया जो था हमारा उसके अंदर एक व्हीकल भी प्लेस कर दिया हुआ है, फ़ोर व्हीलर। तो इस तरीके से हमारा ये एक साइड का जो हमारे पैसेज का मेरे अगर हैंड से देखा जाए तो राइट हैंड पर है, वो वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जिधर हमारा टॉयलेट वगैरह और किचन एरिया है, उधर की ड्राइंग हम सेकंड वीडियो में रिलीज़ करेंगे। फर्नीचर प्लान हम सेकंड वीडियो में रिलीज़ करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए क्लास में इतना ही। सबसे बेटर आपको क्या चीज़ें सीखने को मिली आज? आपको हमारे जो फर्नीचर हम बेसिक फर्नीचर्स हैं
उनकी स्टैंडर्ड डायमेंशंस और स्टैंडर्ड साइजेस आपको जानने को मिले। दूसरा, आप अपनी ड्राइंग को फंक्शनल बनाते हुए किस तरीके से उसमें फर्नीचर प्लेस करेंगे ताकि वो मूवेबल भी हो और यूजेबल भी हो, साथ ही साथ ब्यूटीफुल भी लगे। तो इसके लिए आपको किस तरीके से प्लेसमेंट करना है अपने फर्नीचर का, किस वॉल पे करना है, ये आपको पहले फर्नीचर की डायमेंशंस देख लेनी है, कौन सा फर्नीचर कितने साइज का है, उस हिसाब से अपने ड्राइंग के अंदर फर्नीचर प्लेस करना है। तो ये सारी चीजें आपने आज के क्लास में सीखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ स्पेशली जो इंटीरियर डिजाइनिंग या सिविल इंजीनियरिंग या इस आर्किटेक्चरल फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनको आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप ऑटोकैड को बेसिक लेवल से प्रैक्टिकल लेवल तक सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि ये जान पाऊँ कि हाँ, आपको फर्नीचर प्लेसमेंट एग्जैक्टली समझ आया या नहीं। तो बिल्कुल आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी इस बात की कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता पाएंगे कि हाँ, आपको कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई या आपने किस तरीके से फर्नीचर की प्लेसमेंट जो है वो सीखा। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस एरिया के फर्नीचर को प्लेस करने के लिए देखेंगे। तब तक आप इसी ड्राइंग पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर वो चाहे स्पेस प्लानिंग हो, फ्लोर प्लान हो या फिर फर्नीचर प्लान हो। आपको जितना भी कुछ अपने तरीके समझ में आ रहा है, आप उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।